नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की, दरभंगा ब्लास्ट की, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, आतंकियों की साजिश बिहार को दहलाने की थी, बिहार में मातम पसारने की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने सिकंदराबाद से दरभंगा जा रही ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन किसी कारण से धमाका चलती ट्रेन में नहीं हो पाया। इस पूरी प्लानिंग में हैदराबाद से गिरफ्तार दो भाई नासिर मलिक और इमरान मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं और आज उन्हें पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों भाई यूपी के रहने वाले हैं और हैदराबाद में बिजनेस करते थे। यहां बिजनेस की आड़ में इनका काम आतंक फैलाने का था। नासिर मलिक के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2012 में पाकिस्तान भी गया था, जहां उसने लश्कर तैयबा के आतंकियों से ट्रेनिंग ली, आईडी बम बनाना भी सीखा वहां पर। तो देखिए, दरभंगा ब्लास्ट के साजिशकर्ता दो लोग जो हैदराबाद से गिरफ्तार हुए हैं, उनके मुताबिक जो जानकारी मिली है, बड़ा खुलासा हुआ है। ये लोग दरभंगा एक्सप्रेस को लाने की तैयारी में थे, हैदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को, लेकिन किसी कारणवश ये धमाका चलती ट्रेन में नहीं हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और अगर ये साजिश सफल हो जाती तो बड़ा धमाका होता, बिहार को दहला दिया जाता। क्या अपडेट आपके पास है इसे लेकर? बिल्कुल अनूप, देखिए, जो दो अपराधी पकड़ाए हैं, इमरान और नासिर मलिक, दोनों की गिरफ्तारी जो है एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन जिस ढंग से दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, वो होश उड़ाने वाले हैं। एनआईए ने जानकारियां जो दी हैं आधिकारिक रूप से, उसके मुताबिक ये दोनों के जो संबंध हैं वो लश्कर तोयबा से रहे हैं और उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे एक ढंग से कहें स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जो जानकारियाँ मिल रही है कि हैदराबाद में गिरफ्तारी के बाद दोनों को पटना लाया जाएगा और पटना एनआईए कोर्ट में पेश की जाएगी और यहाँ से वहाँ रिमांड पर लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो है वो कितने दिनों की रिमांड देती है। उसके बाद वो दोनों जो आतंकवादी हैं उनसे सारी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी कि यहाँ पे अभी भी दरभंगा में कितने स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, किनसे उनका जो संबंध है वो रहा है, आगे कौन कौन इसमें शामिल है, उनके जो फंडिंग है, उनके जो कहाँ से फंडिंग हो रही थी, तो तमाम बातों की जानकारियाँ जो है वो रिमांड पर लेने के बाद होगी। तो सबसे बड़ी जानकारी है कि एनआईए जो है टीम लेकर के पटना पहुँचेगी, यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे पेश करेगी, उसके बाद इसे रिमांड पर लिया जाएगा। जी रवि, ये बात तो तय है कि बिहार में भी कोई ना कोई कनेक्शन इनका जुड़ा होगा, कोई स्लीपर सेल का आदमी या फिर कोई दूसरा। क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई या फिर नासिर या इमरान कभी बिहार आए? क्योंकि बिना रेकी के, बिना जांच पड़ताल के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। देखिए, माना यह जा रहा है कि इमरान और नासिर के जो तार है वो दरभंगा के साथ साथ कई जगहों से जुड़े हुए हैं और ये लगातार एनआईए जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं दरभंगा में और कौन कौन लोग इनका जो है वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। क्योंकि ये दोनों जो चेहरे हैं वो बड़े चेहरे इस रूप में है कि इन्होंने पाकिस्तान जाकर के लश्कर तोयबा से ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेकर के एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। उस नेटवर्क के तहत कौन कौन है, इन सारी बातों की जानकारी जो है वो एनआईए इकट्ठा कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई और गिरफ्तारियां यहां से हो। जी रवि, एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। जैसे आप कह रहे कि एनआईए आज इन्हें पटना लेकर आएगी, क्या यहीं रहकर पूछताछ की जाएगी? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हो सकते हैं? बिहार में एक नेटवर्क काम कर रहा है, क्या इसकी जानकारी मिल पाई? और बिहार ही क्यों, बिहार को दहलाने की साजिश क्यों रची गई? क्या कोई लूप होल्स था या फिर आतंकियों को भी पता है कि अगर रेलवे के रास्ते, रेलवे ट्रैक के रास्ते बिहार में एंट्री करना हो, धमाका करना हो तो आसान होगा? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जिस ढंग से दरभंगा मॉड्यूल काम करता रहा है वो एक परेशानी का सबब तो रहा है। यासीन भटकल से लेकर के और यहाँ तक अगर देखें कि इमरान और नासिर मलिक तक एक लंबी फहरिस्त है। तो जिस ढंग से यहाँ पे लगातार एक अपना संगठन इन लोगों ने खड़ा किया है, उन सारे चीज़ जो नेटवर्क है उसकी तहकीकात शुरू है। माना जा रहा है कि जो नेपाल के जो रास्ते हैं वो सबसे ज़्यादा आसान है, यहाँ से जो अपराधी हैं वो प्रवेश करते हैं और अपने सारा संगठन का काम करते हैं।
तो सारी चीजों बिल्कुल की कहीं जो ना कहीं कोई जानकारी है, खामी पता जरूर चलता कमी कि जरूर है NIA जिसका फायदा ये आतंकी उठाते रहे, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। जो साजिश रची थी बिहार को दहलाने की, उसे नाकाम कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया और अब NIA उन 2 आतंकियों को हैदराबाद से आज पटना लेकर आने वाली है और यहां उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। बढ़ते आगे, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। CI सेल तेलंगाना के इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। NIA की टीम ने खुलासे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लश्कर के इशारे पर साजिश में इनकी हिस्सेदारी थी। इतना ही नहीं, सीमा पार से साजिश की रणनीति भी बनाई गई। 17 जून को दरभंगा पार्सल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। और अब बात सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लखनदेई नदी भी उफान पर है, जिससे लोग डरे सहमे हैं। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। मानसून आने के साथ ही सीतामढ़ी जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में अब लगातार वृद्धि हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है और लक्ष्मणा नदी आम दिनों में पूरी तरीके से नाला के शक्ल अख्तियार कर चुका था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं मानसून जिस तरीके से अपने परवान पर है, अब लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और जो संभावित बाढ़ को लेकर लोग दहशत में थे, तो अब यह कहा जा सकता है कि अब सीतामढ़ी जिले में किसी भी समय बाढ़ अपना दस्तक दे सकती है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में एक बार फिर से संभावित बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल कायम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ को लेकर उनके अंदर किस तरीके की स्थिति है। बताइए क्या लगता है, नदी का जो रूप है उसको लेकर बाढ़ का क्या स्थिति है? देखिए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब बाढ़ के लिए प्रशासन ने भी कुछ उस ढंग से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। इस बार भी आप देख ही रहे हैं, आपको पता भी होगा कि कैलाशपुरी वगैरह में भी पुल टूट गया है और काफी सारी जगह है जहां पर बाढ़ के लिए कोई उस ढंग का कोई व्यवस्था किया नहीं गया है। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और निश्चित तौर पर अब बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, नदी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है और उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को फिर से भुगतना पड़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। इधर नालंदा के हिलसा में थरथरी, चंडी और हिलसा प्रखंड के करीब 20 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पानी निकासी को लेकर थरथरी और चंडी प्रखंड के 2 गांवों के बीच टकराव और तनाव की स्थिति बन गई है। किस बात के लिए तनाव है, टकराव है, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। अब ये मौजूद है नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड क्षेत्र के कचहरिया में, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से न्यूज 18 ने जब खबर दिखाई है तो कई पार्टी के लोग, जब खास करके कांग्रेस के कई नेता आज यहाँ पहुँचे हैं, जिलाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और पूरे इलाके की जायजा लिए हैं। ये बताइए, अभी आज न्यूज 18 पर खबर चली है जिसके बाद आज जायजा लेने पहुँचे हैं, क्या स्थिति है यहाँ देखें आज? देखिए, हम तो आज चैनल पर देखे तो सबसे पहले यहाँ के जो मुखिया हैं कचहरिया में, यहाँ इनसे हमने संपर्क किया तो ये बताया कि ये जो कचहरिया पड़ता है थरथरी प्रखंड में और ये चंडी प्रखंड का रुखाय पंचायत का एक टेका बिघा गाँव है। तो यहाँ से गुजरती हुई चिड़ैया नदी गई है, वहाँ पर जो है अवैध छिलका उसको नहीं कहिए बांध का निर्माण किया गया जिसमें कोई सुलिस बल्ब गेट वेट नहीं है। तो कहीं न कहीं उसके चलते ये पूरे हजारों एकड़ जो थरथरी का 3-4 पंचायत है, इसका खेत पूरा जलमग्न हो चुका है। इसमें सैकड़ों एकड़ में मूंग का फसल लगा हुआ था, ये किसान का पूरा डूब गया। सरकार तो पहले इस पर मुआवजा दे। इसमें हजारों हजार एकड़ जो है आपका मूंग के फसल बर्बाद हो गया है, आपकी मक्का के फसल बर्बाद हो गया है, हजारों हजार माने जो पीज लगा हुआ है, पीज माने पूरा पानी में चल रहा है। जिन कांग्रेस जो जिलाध्यक्ष हैं और नेता हैं उन लोग का साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ जो 2 प्रखंड के बीच तनाव बढ़ती जा रही है, अगर समय रहते जिला प्रशासन सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और इसका सीधा जिम्मेवार इन लोग को ही होगी, जिला प्रशासन और सरकार की होगी। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट की। तो मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, शिवहर, पूर्णी और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 11 जिलों में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पटना के आसपास के इलाकों में भी हल्की और मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। देखिए हमारे सहयोगी रवीश नारायण की रिपोर्ट। उत्तर बिहार में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के 11 ऐसे ज़िले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ भारी वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए जो लोग हैं वो अलर्ट रहें। तो इन सभी 11 ज़िलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले 72 घंटों तक यहाँ पे जारी रहेगा। अगर पटना की बात करें तो पटना और अगल बगल नवादा के जो इलाके हैं वहाँ पे भारी उमस है, जो तापमान है वो ज़्यादा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। पूर्वानुमान जो मौसम विभाग ने लगाया है उसके मुताबिक 1 से 2 दिनों में यहाँ पे हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश की तीव्रता इतनी अधिक नहीं रहेगी कि जिससे कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो। लेकिन उत्तर बिहार की अगर बात करें तो उत्तर बिहार में जो बारिश है 11 ज़िलों में वो भारी होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। तो जो लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि खुले में ना रहें, जो वज्रपात की स्थिति है उसमें सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर पूर्णिया में देर रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, इतना ही नहीं सड़कों पर वाहन भी कम देखे जा रहे हैं। शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति भी बन गई है। और इधर नरकटियागंज में पंडई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि पंडई समेत पहाड़ी नदियां अपने उफान पर हैं। नदी के आसपास का इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है, लोग बेघर हो गए हैं। भूखे प्यासे ग्रामीण गांव से बाहर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। प्रशासन की तरफ से अब तक यहाँ कोई अधिकारी भी इन्हें देखने सुनने नहीं पहुंचा, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग मुखिया समेत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। मझरिया पंचायत के गांव निवासी पटखौली के हैं लोग, और यहाँ पे बहुत बाढ़ से त्राहिमाम हुआ है और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं अभी तक आए हुए हैं। सभी घरों में पानी घुस गया और डीटीओ और सीओ के पास कॉल करने पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, अभी कॉल भी उनके पास नहीं लग रहा है। और देखिए जलभराव की हालात जो है समस्तीपुर में भी देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर में बारिश की वजह से जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तिरहुत एकेडमी रोड, आरएनआर कॉलेज रोड, बीएड कॉलेज रोड, कृष्णापुरी समेत कई मोहल्ले में जलजमाव से लोग बेहद परेशान हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। जलजमाव की वजह से लोगों को बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई, लोग डरे सहमे हैं। और इतनी बुरी स्थिति है, इस मतलब की परिस्थिति सामने कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। सारी स्थिति आपके कैमरे में दिख रही होगी और जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि यहाँ से लोग पलायन करके, जिनका अपना मकान है वो घर खाली करके बाहर की ओर जा रहे हैं। नरकीय स्थिति से बचने के लिए महिलाओं लोग को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब बात महाअभियान की, तो बिहार में आज से 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का मेगा अभियान शुरू हो रहा है और इस अभियान के लिए वैक्सीन की 7.75 लाख डोज मंगलवार की रात बिहार पहुंच चुकी है। इसे बुधवार को सभी जिलों को भेज दिया गया। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा रविवार तक वैक्सीन की 10 लाख डोज और बिहार को मिलने वाली है। बिहार में आज से वैक्सीनेशन के लिए मेगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अगले 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और इसे लेकर के सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई है। जो जानकारी विभाग ने दी है उसके मुताबिक पिछले दिनों ही बिहार में 7,75,000 जो वैक्सीन है वो पहुंच गए हैं और जिसे तमाम जिलों में भेज दिया गया है
और आज वहाँ से शुरुआत होगी। देखिए ऐसे ही एक सेंटर पर हम हैं यहाँ पे खड़ा, जहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे शुरुआत होगी। तमाम तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई है। जो भी वैक्सीनेशंस दिए जा रहे हैं उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन्स दोनों रहेंगे। जो स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है उसके मुताबिक रविवार तक 10 लाख डोज जो है और वैक्सीन की बिहार को मिलेगी। आपको बता दें कि इसकी तैयारी के लिए पूरे बिहार भर में 6000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सुविधा हो सके वैक्सीन लेने में। जो जिस ढंग से यहाँ पे बताएं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 6 करोड़ का 6 महीने में, उसके मुताबिक हर रोज़ 3 लाख से अधिक वैक्सीन लगाना पड़ेगा। एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो है, बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले दिनों देखा गया कि वैक्सीनेशन के कमी के कारण वैक्सीनेशन में थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अभी तक 12 करोड़ जो है वो वैक्सीनेशन निर्माण किए जा रहे थे, लेकिन इस महीने से 17 करोड़ वैक्सीन जो है वो निर्माण किए जाएंगे। तो इससे वैक्सीनेशन में रफ्तार आएगी और जो मेगा अभियान चलाया जा रहा है वो सफल होगा। लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचें और अपना वैक्सीन लगाएं, ताकि आने वाले थर्ड वेव से सुरक्षा मिल सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। टीका से ही कोरोना का खात्मा किया जा सकता है, ये बात साफ है और इसलिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है। खबर के मायने को समझते हैं। बिहार में 6 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 6 महीने में 6 करोड़ टीका का डोज लगाना है। 1 महीने में 1 करोड़ डोज लगेगा तो लक्ष्य पूरा होगा। प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाना होगा। वैक्सीन की 7,75,000 डोज मंगलवार को बिहार पहुंची है। तो बिहार में आज से मेगा ड्राइव है। बिहार में 6 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे लेकर आज से महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। तो 6 महीने में 6 करोड़ टीका का डोज लगेगा और आज से इस महाअभियान की शुरुआत हो गई है। मेगा ड्राइव अभियान की शुरुआत हुई है और आज नेशनल डॉक्टर्स डे, और ऐसे में जहां बेहतर सेवा देने वाले जाबाज डॉक्टरों को हर कोई सलाम कर रहा है, तो वहीं कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनी नर्सों की भूमिका भी बेहद अहम है, जिनका नाम सुनते ही मन में सेवा और समर्पण का भाव आता है। पटना के IGIMS की नर्सें जो कोरोना काल में लगातार कोरोना मरीजों की सेवा में जी जान से जुटी रही, यहां तक कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही और स्वस्थ होते ही फिर से मरीजों की सेवा में जुट गई। सुनिए डॉक्टर्स डे पर नर्सों की जुबानी। डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग भी डॉक्टरों के साथ मिलजुल काम कर रही है, कैसे मना रहे हैं? इस कोरोना काल में हम सब मिलकर के एक साथ काम किए, डॉक्टर्स, नर्सेस और अदर हेल्थ वर्कर्स लोग, और सब में एक अलग सा जोश था। ड्यूटी के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हम लोग को पूरा करना है, तो इसलिए नेगेटिव होने के बाद, वीकनेस के बाद भी हम लोग आए। बाकी लोग भी हम लोग के साथ थे, सपोर्ट में थे कि हम लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव आए हैं तो हम लोग के ऊपर लोड नहीं देना है, बट फिर भी हम लोग अपना काम जो भी था रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे थे। हमारे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट आए। जब शुरू हुआ था महामारी घोषित हो गया और बहुत सिस्टर को 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ा। कोई टाइम का नहीं रहा कि 8 घंटा ही करना है, लेकिन सारे लोग टाइम दे करके पेशेंट को बचाना है। तो देखिए, कोरोना योद्धा नर्सें भी बनी, डॉक्टर्स को जहां सलाम किया जा रहा है, आज डॉक्टर्स डे है, तो हम उन नर्सों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने जी जान से कोरोना काल में मरीजों की मदद की, उनके जान को बचाया। बेतिया के वाल्मीकि नगर में सैलानियों के लिए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग एक लग्जरी रिजॉर्ट बनवा रहा है। गंडक नदी के किनारे प्रकृति के अनुपम छटाओं के बीच 5 एकड़ जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस रिजॉर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक रिंकू सिंह ने वाल्मीकि नगर में पर्यटन मंत्री को खत लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में वन विभाग और जल संसाधन विभाग के बाद अब पर्यटन विभाग भी आवासीय परिसर, होटल और लॉज बनाने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं सामने गंडक बराज है और गंडक बराज के ठीक सामने का इलाका जो है
5 एकड़ की एक जमीन पर्यटन विभाग को आवंटित किया गया है और इस 5 एकड़ की जमीन पर एक सुंदर सा कॉटेज बनाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की अधिकारियों की टीम यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंची है और क्या क्या तैयारी है हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या तैयारी है सर? यहाँ तैयारी हम लोग पर्यटन विभाग की ओर से अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित वास्तविक कपूर एंड एसोसिएट एंड हमारे एसडीओ साहब अमरिंदर अजय जी के साथ हम लोग आए हैं यहाँ और पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु यहाँ पे रिसोर्ट और जो भी संबंधित सुविधाएं होगी वो यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो ऊपर से मंत्री का भी आदेश है, विधायक ने भी मांग की थी और माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ किस तरह का आपको रिसोर्ट बनाइएगा? आधुनिक सभी सुविधाएं मतलब सभी सुविधाएं उसमें लैस होंगी। तो क्या माना जाएगा कि प्रक्रिया शुरू हो रही है? एकदम बिल्कुल शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन विभाग एक रिसोर्ट बनाने की तैयारी में है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो गंडक बराज के ठीक सामने एक सुंदर सा रिसोर्ट पर्यटन विभाग का सामने बनेगा और वहां पर्यटक आराम से आकर सभी सुविधाओं से लैस सुविधाओं का आनंद लेते हुए रह सकेंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। इधर शेखपुरा के पचना गांव में खुदाई के दौरान क्राउन बुद्ध की प्रतिमा मिली है। 1 साल पहले भी इस गांव से पहाड़ की खुदाई के दौरान मां तारा की कीमती मूर्ति मिली थी। पुरातत्व विभाग की तरफ से जांच भी की गई लेकिन आज तक कोई विकास का कार्य यहां नहीं हो पाया। इसके बाद गांव के लोग चंदा जमा कर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुरातत्व विभाग को मूर्ति मिलने की सूचना दी गई थी लेकिन कोई जांच और कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों को मूर्ति की सुरक्षा की चिंता सता रही है। पहाड़ी बाबा का पिलर के खुदाई में बद्र तारा माँ की मूर्ति मिली है जो कि एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। 2 दिन पहले बुद्ध भगवान का भी मूर्ति मिला है जो कि यहाँ ऐतिहासिक ही रहा लेकिन जो यहाँ विकास होनी चाहिए थी वह विकास से अधूरा है। पुरातत्व के लोग आए थे जांच करने के लिए लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आज तक जांच किया गया, जांच में रिपोर्ट आया गया है। इधर बेतिया पुलिस लाइन के 3 ट्रेनी सिपाहियों ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। इनमें से 2 का चयन प्रारक्ष अवर निरीक्षक और 1 का चयन पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर हुआ। इन तीनों सिपाहियों ने पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई कर परीक्षा में कामयाबी हासिल की। इस पद पर चयन के बाद पुलिस लाइन के सिपाहियों में खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ कुछ नए कांस्टेबल ज्वाइन किए थे, उन्हीं कांस्टेबल ने पूर्व में ही परीक्षा दे रखा था। हम जो सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें उन लोगों को सक्सेस मिला है। उसी में से हमारे यहाँ टोटल 2 जो न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल हैं उनको प्रारक्ष अवर निरीक्षक के रूप में सफलता मिला है और 1 ट्रेनिंग कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर के रूप में सफलता मिला है। कोरोना महामारी के दौर में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वो है डॉक्टर्स, जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। इसलिए हम सबका भी फर्ज है कि उनका आभार जताएं। तो आइए धरती के भगवान का मान बढ़ाते हैं। आप वीडियो बनाइए, हम